तो दोस्त, मैं आज सुपर टेट के सिलेबस को आगे पढ़ाऊंगा। कल क्लास नहीं पढ़ाया था, कुछ समस्या हो गई थी, तो आज मैं परसों क्लास में मैं पढ़ाया था, अभाज्य संख्या तक पढ़ा दिया था। आज मैं आपको अभाज्य संख्या की जांच कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। और वीडियो को देखते रहिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली डेली आपको सुपर टेट का मैटर आपको जरूर कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आप लोग देखिए, जांच क्या था। जांच देखिए, सुपर टेट में जो पढ़ा रहा हूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें जो था वो जांच था। जांच यानी अभाज्य संख्याओं की जांच कैसे की जाती है। क्लेरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं कोई एक संख्या लूंगा, उसको पता करूंगा कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले आप दो तीन लाइन लिख लीजिए। यदि कोई n एक संख्या है, एक संख्या है, तो n के बराबर तो n के बराबर n के बराबर या n से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ले। पूर्ण वर्ग संख्या ले। अब a या a से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, को बारी बारी से n में भाग दें। n में भाग दें। यदि n उनमें से किसी अभाज्य संख्या से विभक्त ना हो तो अभाज्य संख्या से विभक्त ना हो तो n निश्चित रूप से अभाज्य संख्या होगी। n निश्चित रूप से क्या होगी? अभाज्य संख्या।
हमने जांच में क्लैरिफिकेशन में क्या बताया, यदि कोई n एक संख्या है तो n के बराबर या n से बड़ी पूर्ण संख्या लें। अब a या a से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं को बारी बारी n में भाग दें। यदि n उनमें से किसी अभाज्य संख्या से विभक्त ना हो तो n निश्चित रूप से अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उदाहरण। आपको ऐसा एग्जांपल लेना है कि वो क्या है, अभाज्य संख्या मतलब है कि नहीं है। ये जैसे 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं। 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं। देखिए, हाल में क्या करते हैं, 173 लिखते हैं। ऐसी संख्या वर्ग संख्या लेंगे कि जो 173 से थोड़ा सा या कम रहे या उससे ज्यादा हो जाए। ठीक है, या उससे ज्यादा हो जाए या थोड़ा कम रहे या बराबर रहे, ऐसी संख्या लेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 13 का वर्ग करता हूं तो आपका आ जाता है 169, और 14 का वर्ग करता हूं तो 198 कितना आ जाता है, 196। कितना आ जाता है, 196। तो 169 इससे कम पड़ जाएगा, तो 13 ना लेके मैं 14 लेता हूँ, यानी उससे थोड़ा कम नहीं, ज्यादा ही ले लो या बराबर रहे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं 14 का अगर मैं वर्ग करता हूँ, 14 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, क्या कर दीजिए, 14 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 14 से छोटी जितनी भी, अब 14 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी। 14 से छोटी अभाज्य संख्या ये होगी। अब एक एक संख्या से मैं चेक करता हूं क्या 173 ये संख्याओं से विभक्त है कि नहीं है, मैं ये चेक करता हूं। ठीक है, अब देखिए 173 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेता हूं, 7 3 10 11, 3 से नहीं, लास्ट में 5 नहीं है, विभाजता के रूल को फॉलो। 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14, 3 बचा, ये भी नहीं कटेगा। 11 1 11, 6 बचा, 63 नहीं कटेगा। 13 13 4 बचा, 43 नहीं कटेगा। तो इन संख्याओं से किसी से भी नहीं कटेगा। तो जब इन संख्याओं से नहीं कटेगा तो मैं कह सकता हूं कि 173 जो है एक अभाज्य संख्या है। 173 क्या है, अभाज्य संख्या है, मैं ये बता सकता हूं। लिखेंगे 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं है। इनमें से किसी 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं है, अतः 173 एक अभाज्य संख्या होगी। 173 एक क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपको कोई भी नंबर है, अभाज्य संख्या आपको अगर जांच करना है तो आप इस रूल से अभाज्य संख्याओं को जांच कर सकते हैं। कोई भी नंबर लेके, यानी जो भी नंबर है उससे छोटी उस संख्याओं का वर्ग कीजिए, उसके आसपास में वो संख्याएं पहुंच जाए। जैसे 14 का मैं वर्ग करूं 196, इससे थोड़ा सा ज्यादा या इसके बराबर पहुंच रहा है। ठीक, कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। 13 का करोगे 169 कम पड़ जाएगा,
अब उसके बाद जितनी सारी अभाज्य संख्याएं हैं मैं उन संख्याओं को लिख लेता हूं और लिखने के बाद मैं एक एक संख्या से 173 में भाग देता हूं। देखिए कोई भी संख्या से कट नहीं रहा है। अगर किसी भी संख्या से कट जाता है इन अभाज्य संख्याओं से तो 173 आपका यहां से क्या होता, अभाज्य संख्या क्या हो जाता, नहीं होती। और इसीलिए किसी संख्या से नहीं कटा है और रूल के अनुसार मेरा ये बता रहा है कि 173 जो है अभाज्य संख्या है। 173 अभाज्य संख्या है। अब आगे आता है भाज्य संख्याएं। आगे आता है भाज्य संख्याएं। क्या आता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं इंग्लिश होती है कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। इसकी इंग्लिश होती है कंपोजिट नंबर। देखिए इसका परिभाषा, सीधा परिभाषा इसको आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम वो 3 संख्याओं से कटे तो वो क्या कहलाता है, यानी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। वह प्राकृतिक संख्याएं जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8, 9, 10 इत्यादि। और आगे आप ठीक नोट में लिख सकते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक, आगे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट था भाज्य संख्याएं क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है और ये पूछा गया टेट में, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 हो जाएगी। ठीक, और भाज्य संख्याएं सम अथवा विषम दोनों हो सकती हैं। देखिए मैं यहाँ पे देखिए 4, 6, 8 तक तो सम था, लेकिन 9 ऐसा है, 9 का चेक कीजिए, कम से कम इसका 3 फैक्टर 1, 3, 9, तो देखो ये विषम में भी आ जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, भाज्य संख्याएं सम, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, ऑप्शन में सम आ जाए, एक विषम दे दे, सम विषम दे दे। ठीक है,
इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में आपका सम और विषम दोनों सही हो जाएगा। वहां पे ऐसा नहीं कि सम हो जाएगा और विषम हो जाएगा, तो वहां पे अगर एक एक का लोगे तो गलत हो जाएगी। यानी तो कहने का मतलब है भाज्य संख्याएं सम अथवा विषम दोनों हो सकती हैं, ये आप कह सकते हो। ठीक, तो आज ये हो गया। इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं। क्या आता है? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं की इंग्लिश होती है को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम को प्राइम नंबर। ठीक, चलिए इसका डिफिनीशन लिखिए। इसका डिफिनीशन लिख लीजिए आप लोग को प्राइम नंबर का। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मासा एक होता है। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मासा एक होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 15, 7, 8, 17, 30, 47 इत्यादि। और संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, देखिए हम बताए थे संख्याओं का ऐसा जिनके बीच का मासा एक होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 15 और 7 मैं संख्या को ले रहा हूँ। देखिए इन दोनों के बीच अगर मैं मासा लूंगा तो एक आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में मेरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इनके बीच का मासा क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। तो ये सब सारी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नोट में लिख लो। क्रमागत संख्याएं भी सअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 7, 8, 9, 10, 12, 13 इत्यादि। देखो 7 और 8 लूंगा, इसके बीच का मासा निकालूंगा तो ये भी एक आएगा। आपका अगर क्रमागत है और छोड़ छोड़ के कोई भी संख्याएं हैं तब भी वो आपका क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। लेकिन उनके बीच का मासा एक होना चाहिए। अगर मासा एक नहीं आया तो समझ लीजिए वो सअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। सअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो आप लोग इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो क्रमागत संख्याएं भी सअभाज्य संख्याएं होती है। तो अब आगे आता है आपका संपूर्ण संख्या। क्या आता है? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या के बारे में मैं बता रहा हूं। संपूर्ण संख्या क्या होता है?
इसको मैं रीच कर दे रहा हूं। संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर जब दी गई संख्या के संपूर्ण गुणनखंडों का योगफल संख्या को छोड़कर जब दी गई संख्या के संपूर्ण गुणनखंडों का योगफल संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो जाए तो उसी संपूर्ण संख्या कहते हैं। जब दी गई संख्या के संपूर्ण गुणनखंडों का योगफल संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो जाए तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 6, ठीक, जैसे 6 का फैक्टर देखिए, संपूर्ण संख्या इतनी है, ठीक है। अभी और आगे संख्याएं पता नहीं है, क्योंकि अभी तक जो वैज्ञानिक जो मतलब गणितज्ञ हैं, मतलब गणित के मतलब जो भी आविष्कारक हैं, वो अभी तक 3 ही संख्याओं को खोज कर पाए हैं। ठीक, बाकी संख्याएं अगर आएंगी तो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैं 6 का फैक्टर करूं तो कितना, 3 से कर रहा हूं उतना, और 6 1 से भी कट जाएगा तो इसका कितना फैक्टर होगा, यानी 2 3 + 1। अब देखिए इनके गुणनखंडों का योगफल 6 के बराबर होगा। ठीक, और जब ये 6 के बराबर होगा तो ये परफेक्ट नंबर आ जाएगा 6 में। ठीक, जिन संख्याओं का फैक्टर अगर उन संख्याओं का योग करें और उस संख्या के बराबर संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो जाए तो उसे संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आज के लिए क्लास को यहीं पे सुपर टेट का समाप्त कर रहा हूं। आगे कल नेक्स्ट दिन आपको विभाज्यता के रूल को, हर एक रूल को मैं बताऊंगा और लिखाऊंगा, और आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।